हमारे शरीर में विटामिन डी की भूमिका क्या है? विटामिन डी एक वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है जो मानव शरीर में विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्राथमिक कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब कैल्शियम और हड्डियों के स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। अभी हम बात करते हैं शरीर में विटामिन डी की प्रमुख भूमिकाओं के बारे में। पहला, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम अवशोषण। विटामिन डी का सबसे प्रसिद्ध भूमिका जो है वो है हमारे पेट के आंतों में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, वरना पर्याप्त विटामिन डी के बिना शरीर मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए संघर्ष करता रहेगा और ये काम करने में हमारा शरीर को बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, बोन हेल्थ, हड्डियों का स्वास्थ्य। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। यह शरीर में कैल्शियम और फोस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो हड्डी के टिश्यूज के निर्माण, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन और बोन टिश्यूज का रखरखाव, मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियां हो सकती हैं। रिकेट्स एक रोग है जो आमतौर पर बच्चों की हड्डियों के विकास में समस्या का कारण बनता है। रिकेट्स के लक्षण में शामिल होते हैं हड्डियों में दर्द और कमजोरी, असमर्थता से चलने और खड़े होने में कठिनाई, बच्चों की बढ़ती हड्डियों का अनियमित आकार। ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना अधिक होती है। ये तब होता है जब शरीर बहुत अधिक हड्डी खो देता है, बहुत कम हड्डी बनाता है, या दोनों। हड्डी एक जीवित टिश्यूज है जो लगातार टूटता और जिसका पुनर्निर्माण होता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस इस प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे हड्डियां झरझरा, नाजुक हो जाती हैं और छोटी मोटी घटनाओं या गिरने से भी फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। तीसरा, इम्यून सिस्टम सपोर्ट, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन। विटामिन डी को प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में भूमिका निभाते हुए पाया गया है। यह प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने, संक्रमण और सूजन संबंधी स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा, सेल ग्रोथ एंड फंक्शन, कोशिका वृद्धि और कार्य। विटामिन डी कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ करने में शामिल है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। मांसपेशियों के तंत्र, मस्कुलर सिस्टम और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बीच जटिल संपर्क होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी द्वारा सहायता होती है। समग्र शरीर, ओवरऑल बॉडी द्वारा सम्मिलित काम और गति के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होती है, तो विटामिन डी मांसपेशियों की ताकत और ओवरऑल बॉडी द्वारा सम्मिलित काम का समर्थन करता है। छठा, हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन विनियमन। विटामिन डी शरीर में हार्मोन के रूप में कार्य करता है, जो अन्य हार्मोनों के कार्यों को प्रभावित करता है। यह इंसुलिन उत्पादन और स्राव सिक्रीशन में भूमिका निभाता है और ये रक्तचाप के इंतजाम करने से जुड़ा है। सातवां, मूड एंड मेंटल हेल्थ, मूड और मानसिक स्वास्थ्य। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। विटामिन डी का डिप्रेशन जैसी स्थितियों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आठवां, हार्ट हेल्थ, हृदय स्वास्थ्य। पर्याप्त विटामिन डी का स्तर हृदय रोगों के कम जोखिम से जुड़ा हो सकता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे समग्र हृदय स्वास्थ्य में योगदान होता है। नवा, कंजेनिटिव फंक्शन, संज्ञानात्मक कार्य। पहले समझते हैं विटामिन डी रिसेप्टर्स क्या होते हैं।
विटामिन डी रिसेप्टर्स VDR शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन होते हैं जो विटामिन डी को बांधते हैं। यह रिसेप्टर्स लक्ष्य कोशिका के केंद्र में स्थित होते हैं और विटामिन डी के संपर्क में आने पर सक्रिय होते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स मस्तिष्क में मौजूद होते हैं और कुछ शोध से पता चलता है कि ये संज्ञानात्मक कार्य कॉग्निटिव फंक्शन में भूमिका निभा सकते हैं और अल्जाइमर जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज रोगों के जोखिम को कम कर सकते हैं। 10वां, प्रेगनेंसी एंड फेटल डेवलपमेंट, गर्भावस्था और भ्रूण विकास। विटामिन डी गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भ्रूण के कंकाल के विकास में सहायता करता है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त विटामिन डी का स्तर नवजात शिशुओं में रिकेट्स जैसी स्थितियों के खतरे को कम कर सकता है। अब रिकेट्स क्या होता है वो मैंने पहले बोन हेल्थ वाले पॉइंट में बता दिया है। 11वां, इन्फ्लेमेशन एंड ऑटो इम्यून डिजीज, सूजन और ऑटो इम्यून रोग। विटामिन डी में सूजन रोधी प्रभाव हो सकते हैं और ऑटो इम्यून बीमारियों के जोखिम को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। ऑटो इम्यून बीमारियां ऐसी स्थितियां हैं जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला कर देती है, जिससे सूजन, टिश्यूज डैमेज और प्रभावित अंगों की शिथिलता हो जाती है। कई प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिनमें से प्रत्येक शरीर में विशिष्ट अंगों या प्रणालियों को टारगेट लक्षित करती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विटामिन डी शरीर द्वारा मिला दिया जा सकता है जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। हालांकि आहार स्रोत और पूरक उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो सकते हैं जिनका धूप में सीमित संपर्क है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहते हैं या विशिष्ट आहार प्रतिबंध है। विटामिन डी के स्तर की निगरानी की जानी चाहिए और कमी या अधिकता से बचने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में पूरकता की जानी चाहिए। विटामिन डी के लिए अनुशंसित आहार उम्र, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। अभी हम बात करते हैं विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में। पहला, सनलाइट, सूरज की रोशनी। विटामिन डी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटामिन है क्योंकि आपका शरीर इसका उत्पादन तब कर सकता है जब आपकी त्वचा सूरज के प्रकाश के संपर्क में आती है। सूरज की रोशनी, खासकर अल्ट्रावायलेट बी किरणों के संपर्क में आने पर आपकी त्वचा विटामिन डी का उत्पादन कर सकती है। इसलिए सप्ताह में कुछ बार लगभग 30 मिनट धूप में बिताने से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बनाने में मदद मिल सकती है। धूप में रहने की आवश्यक मात्रा त्वचा के प्रकार, स्थान और दिन के समय जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। दूसरा, फैटी फिश, वसा युक्त मछली। वसा युक्त मछली विटामिन डी के सर्वोत्तम आहार स्रोतों में से है। उदाहरणों में सैल्मन, मैकरल, ट्राउट, सार्डिन और ट्यूना शामिल हैं। तीसरा, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर तेल कॉड मछली विशेष रूप से अटलांटिक कॉड फिश के लिवर से प्राप्त होती है। यह आमतौर पर तरल, लिक्विड या कैप्सूल के रूप में डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में उपलब्ध है। आप इसको हेल्थ फूड स्टोर्स और फार्मेसी दुकानों से बड़ी आसानी से पा सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी का एक शक्तिशाली स्रोत है और पारंपरिक रूप से सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। चौथा, एग योक, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में थोड़ी मात्रा में विटामिन डी होता है, खासकर अगर अंडे देने वाली मुर्गियों को सूरज की रोशनी की पहुंच वाले वातावरण में पाला गया हो। पांचवा, फोर्टिफाइड फूड्स, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। कई खाद्य पदार्थ जैसे डेयरी उत्पाद, दूध, दही और कुछ चीजें, पौधों पर आधारित दूध के विकल्प लोगों को उनकी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं। तो जब कभी भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो सामान के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लेबल लिखे होते हैं, उस पर आप खुद विटामिन डी है कि नहीं पढ़ सकते हैं।
छठा, मशरूम्स। सभी नहीं मगर सिर्फ कुछ ही प्रकार के मशरूम्स विटामिन डी का उत्पादन कर सकते हैं। सातवां, चीज, पनीर। कुछ प्रकार के पनीर जैसे स्विस और सेदार चीज में मामूली मात्रा में विटामिन डी होता है, लेकिन इनका स्तर कुछ अन्य खाद्य स्रोतों जितना ऊंचा नहीं होता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी त्वचा की सूर्य की रोशनी के माध्यम से विटामिन डी का उत्पादन करने की क्षमता आपकी त्वचा के रंग, सनस्क्रीन के उपयोग, भौगोलिक स्थिति और दिन के समय जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। यदि आपके पास सूरज की रोशनी सीमित है या विशिष्ट आहार प्रतिबंध है, तो आपको विटामिन डी की खुराक पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब कई क्षेत्रों में सूरज की रोशनी का जोखिम कम हो जाता है। यदि आप अपने विटामिन डी के स्तर या आहार सेवन के बारे में चिंतित हैं, तो किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना हमेशा एक अच्छा विचार है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।